हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का 16वां चैप्टर, जिसका नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन। तो बच्चों, जल मतलब पानी जो हम पीते हैं। तो जल है तो कल है, यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। तो आज हम इस पाठ में पानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए, जल की हमारी क्या भूमिका है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो बच्चों, प्रति वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च आने वाला है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये पेपर में आया था बच्चों, प्रथम पर्व पर। तो ये आप कर सकते हैं। तो जल दिवस के लिए हम कुछ पोस्टर भी बना सकते हैं इस तरीके से कि जल की बचत करें, जल मेरा परम मित्र, जल प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है, जल की हर बूंद बचाएं। तो इस तरीके से अपन चार्ट बनाकर जल के संरक्षण पर अपन संदेश दे सकते हैं, क्योंकि जल बहुत जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जल के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। पेयजल, धुलाई, खाना पकाने में, उचित सफाई में, सब में जल की बहुत आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा कितनी है? 50 लीटर। मतलब प्रत्येक व्यक्ति 50 लीटर पानी खर्च करता है। तो 50 लीटर पानी कितने? 2.5 बाल्टी जल के बराबर। तो एक प्रश्न आया था अभी प्रथा पर में कि एक व्यक्ति के द्वारा पानी खर्च, फिर अपने परिवार के सदस्यों द्वारा पानी खर्च, फिर कुल एक सप्ताह द्वारा पानी खर्च। तो इस तरीके से आया था, जो इसी पाठ से आया था। तो ये समझ में आ गया अपन को। इसलिए हमें जल का बिल्कुल हमें क्या करना चाहिए? बचाव करना चाहिए। कुछ स्थानों पर जल की बहुत अत्यधिक कमी है। नलों में पानी का ना आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें हम विशेषकर गांव में देखते हैं गर्मियों के टाइम पर। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो पृथ्वी है उस पर जल कितना उपलब्ध है। तो ये पृथ्वी का चित्र दिख रहा है। पृथ्वी हमको नीली दिखाई दे रही है। तो नीला रंग पृथ्वी पानी लिए है। तो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है ना। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों, महासागरों, नदियों, ध्रुवीय बर्फ, भूमजल और वायुमंडल में पाया जाता। कितना? 71%। पर इसमें से पीने योग्य कितना है, ये अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो इसको अपन चित्र के द्वारा समझेंगे। ये पूरा पृथ्वी पर पानी है, 1 बाल्टी के बराबर। तो बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को दर्शाएगा। ये मग्गे में जो पानी है वह दर्शा रहा पृथ्वी पर उपस्थित अलवण जल को दर्शा रहा है, अलवण जल को। ठीक है। फिर और ये अपना जो गिलास में जो पानी है, जो भौम जल के रूप में पाया जाने वाला जल है। और फिर इसके बाद जो चम्मच में जो जल है अंत में, ये दर्शाता है कि विश्व की सभी झीलों, नदियों में उपस्थित कुल अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। तो मतलब हमारा जो पीने योग्य पानी है 0.06% है। पाया जा रहा तो 71% है, पर पीने के योग्य है 0.06। ये भी प्रश्न अभी प्रथा पर्व में आया था, फरवरी मार्च की वर्कशीट में आया था बच्चों। फिर इसके बाद हम आते हैं तो हमें समझ में आ गया। फिर जल हमारे कितने रूप में पाया? जल 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में। तो ठोस के रूप में जो बर्फ़ होता है, हिम के रूप में जो बर्फ़ पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ़ से ढके पर्वत हिमनदों में पाया जाता है ना। बर्फ़ ठोस द्रव अवस्था में कहाँ पाया जाता है? जल महासागर और झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे पाया जाता है। और गैसीय अवस्था में जल कहाँ पाया जाता है? वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। ये भी प्रश्न अभी आपकी मार्च की वर्कशीट में आया है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने पता चला, इसके बाद ये बादल चक्र, जो पानी से जो भाप बना और फिर भाप से वो वर्षा के रूप में अपनी पृथ्वी पर गिरा, तो उसका ये क्रम है। तो इसको अपन हमको सही करके लिखना है। तो ये भौम जल है, ये वाष्प है, संघनन है, बादल, बाष्पोत्सर्जन, अंतस्सैदन और वर्षा। तो बच्चों, ये वाटर चक्र का ये भी अभी आपकी मार्च की वर्कशीट में आया है, चित्र आया था और उसके चरण लिखने थे। तो ये प्रश्न आप यहाँ से कर सकते हैं अगर आपने कॉपी जमा नहीं की है। तो ये जल चक्र की अवस्थाएं हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। भौम जल है, वाष्प, संघनन, बादल, बाष्पोत्सर्जन, फिर है 7वां अंतस्सैन और 7वां वर्षा। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि जैसे गांव में जो पानी होता है, शहरों में तो पाइप बिछे रहते, पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह जल की आपूर्ति की कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ लोग आज भी
जो पानी है सीधे स्रोत से प्राप्त करते हैं। स्रोत मतलब कुआं, नलकूपों, हैंडपंप से ही प्राप्त करते हैं और इसके लिए उन्होंने कई किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ती है। और ऐसे बच्चे जो प्रातः ऐसे पानी लेने जाते हैं तो विद्यालय रोज नहीं आ पाते हैं। अब बात आती है कि जल कुआं, नलकूपों में ये पानी आता कहाँ से है। तो ये पानी कहाँ से आता है, भौम जल से आता है। और भौम जल का डिस्कस करेंगे। भौम जल क्या होता है, जब जब मिट्टी के कणों के बीच सारे जो रिक्त स्थान, चट्टानों के बीच स्थान जो जल भरा रहता है, इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल कहलाती है ना। माने ज़मीन के नीचे जो पानी होता है वो कहलाता है भौम जल कहलाता है। भौम जल जो होता है 1 मीटर से कम गहराई या भूमि की अनेक मीटर गहराई में भी हो सकता है। तो भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। ठीक है, ऊपरी सीमा होती है भौम जल स्तर और उसके नीचे जो पानी पाया जाता है भौम जल कहलाता है। और भौम जल में पानी की पुनर्पूर्ति किससे होती है, वर्षा जल से होती। नदियों, तालाबों का जल रिसकर भूमि के नीचे गहराइयों में रिक्त स्थानों में चला जाता है। भूमि में जल का जो रिसाव होता है अंत संवेदन कहलाता है। इस प्रकार भौम जल की क्या होती है, पुण्य पूर्ति होती है। इसको हम चित्र के द्वारा देखेंगे। देखो ये चित्र है, तो ये अपना भौम जल है। ये चित्र में दिख रहा है ये अपना भौम जल। अब इसमें पानी कहाँ से आ रहा है, नदियों झीलों से आ रहा है, वर्षा के जल से आ रहा है। तो ये भौम जल की क्या होती है, पुण्य पूर्ति होती है। प्रश्न कई बार आता है कि भौम जल की पुण्य पूर्ति कैसे होती है, चित्र से क्लियर हो रहा है। ये भौम जल स्तर है, जो भौम जल ऊपरी है तो भौम जल का स्तर, इसके नीचे जो पानी पाया जा रहा है वो भौम जल कहलाता है। अगर मान लो भौम जल का जो स्तर है तो वहाँ पर जैसे बोरिंग करते तो वो भौम जल से ही पानी आता है। अगर भूमि के नीचे से हम निरंतर जल निकाल लें तो क्या होगा, तो भौम जल स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम निरंतर निकालेंगे तो भौम जल स्तर में पानी की कमी हो जाएगी। देखो इसका क्या है, यदि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं कहाँ से, ज़मीन के अंदर से, कि जितना प्राकृतिक प्रक्रमण वर्षा और नदी जैसे पुण्य पूर्ति हो जाती है, लेकिन जल की पर्याप्त पुण्य पूर्ति न होने पर भौम जल स्तर नीचे आ जाता है। तो अब इसके कैसे कई कारण हो सकते हैं। आजकल तो कई कारण हैं। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि। आजकल जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है। औद्योगिक कृषि गतिविधियाँ भौम जल स्तर को प्रभावित कर रही हैं। इसके एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जनसंख्या का प्रसार। जनसंख्या के कारण अपने भौम जल स्तर में कमी आ रही है, मानव जमीन के नीचे पानी में कमी आ रही है। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों, सड़कों के निर्माण की मांग बढ़ गई है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों, खेल के मैदान, खुले क्षेत्रों में भी कमी आ गई, जिसके कारण भूमि में वर्षा जल के अंतःस्रवण की दर कम हो गई। अंतःस्रवण की दर कम हो गई तो भौम जल में भी कमी आ गई है ना, क्योंकि वो पक्के में बदल गए। पक्का फर्श होने के कारण जो जल है आसानी से अंतःस्रवित नहीं होता, जबकि घास और बगीचे मैदानों में जल है आसानी से अवशोषित हो जाता है। इस कारण भौम जल में कमी आ रही है। दूसरा रीजन बढ़ते और उद्योग। हमारे जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं हमें जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल भूमि से ही निकाला जाता है। इस कारण भी अपने भौम जल में कमी आ रही है। तीसरा है जल का वितरण। जल का वितरण से यहाँ से है कि कहीं बहुत अच्छी वर्षा होती है और कहीं वर्षा ही नहीं होती। मतलब कहीं बहुत अच्छी वर्षा होती है तो वहाँ क्या आती है, बाढ़ आ जाती है, और बहुत कम वर्षा होती है तो वहाँ क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। तो ये अपने भारत में असमानता है। ये भी एक भौम जल स्तर में पानी की कमी का कारण है। जो ये चित्र दिख रहा है, जैसे चित्र में दिख रहा है, जैसे 400 से अधिक जो काला काला क्षेत्र है यहाँ अधिक पानी बरसता है। बैंगनी रंग के क्षेत्र में 200 से 400 सेंटीमीटर पर 100 और 200। और जो हल्का सा नीला दिख रहा है ये वाला क्षेत्र, यहाँ 60 से 100, जिस बिल्कुल 40 से 60 जो हल्का हल्का और दिख रहा है 40 से 60। और सबसे कम वर्षा हो रही है वाइट वाले क्षेत्रों में। तो अपन देखें वाइट वाला क्षेत्र कहाँ है, जैसे जी अपना रेगिस्तान, यहाँ पानी बहुत कम बरसता है। तो ये जो चित्र है पानी मान कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा है, इस मानचित्र से हम समझ सकते हैं। फिर आता है अब पानी का हम जल प्रबंधन कैसे करें। तो आपने देखा होगा कि हमें पानी को नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि हमें जो बहुमूल्य जल है इसे व्यर्थ होने से रोकें।
कैसे, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि हम जानबूझकर या अनजाने में मंजन करने में, दाढ़ी बनाने में, नहाने में, कई क्रियाकलापों में जल की को बर्बादी करते हैं। अगर हम इनका प्रयोग सही तरीके से करें, जल को बंद कर दें, तो हम जल का अपन बचाव कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, जल संग्रहण करना चाहिए। जैसे वर्षा के जल का उपयोग भूमि जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए करने के लिए किया जा सकता है, जैसे हम जल संग्रहण या अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। मतलब कुल मिला के वर्षा के पानी को रोकना। और पहले आपने देखा होगा बावड़ियाँ बनती थी, तो आज हमें भी बावड़ियाँ बनाने की आवश्यकता है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण, जल की पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चला आ रहा है। बावड़ी जल संचित करने का एक पारंपरिक तरीका है। समय के साथ साथ इनका रखरखाव कैसा हो गया, बंद हो गया और गाद हो गई है। और जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना चाहिए। मतलब हमें बावड़ियों का पुनः निर्माण करना चाहिए। इससे हम पानी की बचत को बचा सकते हैं, जल प्रबंधन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें जो सिंचाई में ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। एक केस स्टडी है गुजरात के कच्छ क्षेत्र की है। भुजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती थी। वहाँ का ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही था और नदियों में बरस भर पानी नहीं रहता था। और जो पानी भूमि जल से पुण्य पूर्ति के कारण हमेशा कम होता जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप चिंताजनक का विषय हुआ। तो 1989 में ग्रामवासियों ने गैर संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया और सहायक नदियों को मिलाकर रुक्मावती नदी और सहायक नदी को 18 चेक डैम बनाए। इस तरह एकत्रित करके जल में अंत संवरण की दर को बढ़ा दिया और जिससे जल भरों की पुण्य पूर्ति हुई। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता और जल बहकर समुद्र में चला जाता, व्यर्थ हो जाता था। अब जो सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया, तो ये उन्होंने किया है। तो ऐसा अपन भी जहाँ पानी की समस्या है वो कर सकते। तो इसमें हम क्या कर सकते, सबसे पहले हमारी भूमिका होनी चाहिए, कहीं भी हमको नल बहता दिखे तो वहाँ हमें उस नल को बंद कर देना चाहिए और जल बचत आदतों को अपन को डालना चाहिए। मंजन ब्रश करते समय नल को खुला नहीं छोड़ना है। फर्श को धुलाई करने की बजाय उस पर पोंछा लगाना चाहिए, इससे पानी कम फैलेगा। अब पादपों पर जल की कमी का प्रभाव, तो पादपों पर भी जल की कमी का प्रभाव होता है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो पृथ्वी पर से जो हरियाली है लुप्त हो जाएगी, जीवन का अंत हो जाएगा। इसके परिणाम, पादपों के ना रहे परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर ना ही पर्याप्त भोजन मिलेगा, ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, ना ही पर्याप्त वर्षा होगी। तो कई रीजन हो सकते हैं, इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। एक सफल प्रयास है ये। राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती के लिए सफल प्रयास किया गया है सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा। उन्होंने क्या करा, अलवर एक क्षेत्र था, उस शुष्क क्षेत्र को उन्हें हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया है। 5 सूखी नदियाँ थीं, अकेरी, रूपा, रेल, सरसों, भगनी और जहाज वाली को जल संग्रहण द्वारा पुनः जीवित किया है। तो बच्चों, ये सफल प्रयास, अगर आप अपने आसपास कहीं भी पानी की कमी है तो हमें इसका विचार करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि पानी ही सब कुछ है। हमारा जल है तो हमारा जीवन है। तो बच्चों, ये चैप्टर पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया, उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। नेक्स्ट लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।